So welcome guys. In the last session we have just finished the function of commercial bank. Now in this session we will be covering about the last topic of this segment banking, that is e-banking, right? बैंकिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था? एक तो इंट्रोडक्शन देखा था, इंट्रोडक्शन के बाद टाइप्स ऑफ बैंक हमने देखे थे, जिसमें कि हमने क्या किया था, कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा था, कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पढ़ा था, स्पेशलाइज्ड बैंक के बारे में पढ़ा था, एंड देन सेंट्रल बैंक का पढ़ा था, एंड देन वी हैव कवर्ड आर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, जिसमें कि हमने एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट जिसको हम लेफ्ट साइड बोलते थे, एंड देन लैंडिंग ऑफ फंड जिसे राइट साइड बोलते हैं हम, एंड देन उसके बाद चेक फैसिलिटी एंड रेमिटेंस ऑफ फंड्स के बारे में हमने पढ़ा था, एंड लास्ट वी हैव कवर्ड द अलाइड सर्विसेज, राइट? ये हमने देखा था, एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द ई बैंकिंग। ई बैंकिंग को पढ़ाते हुए अपना रहेगा कि थोड़ा मैं बुक से कवर कराऊंगी, थोड़ा फिर बीच में पीपीटी पे लेके जाऊंगी, फिर बुक पे आऊंगी, फिर पीपीटी पे लेके जाऊंगी, एंड कुछ वर्बल एक्सप्लेनेशन भी देने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो ई बैंकिंग है, ई बैंकिंग का क्या पर्पज था? अगर हमारे पास मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो हम फिजिकली बैंक ब्रांच में जाते थे। अगर हमें पैसे डिपॉजिट कराने थे तो भी हम बैंक में जाके डिपॉजिट स्लिप भर के पैसे जमा कराते थे। बैंक से पैसा विड्रॉ करते थे तो हम विड्रॉवल स्लिप भरते थे, चेक दे के आते थे। मुझे फंड्स किसी बिजनेसमैन के अकाउंट में ट्रांसफर करवाना है तो पहले मैं बैंक जाती थी, कैश विड्रॉ करती थी, कैश विड्रॉ करके देन फिर मैं उस सप्लायर को क्या करती थी, पेमेंट करती थी, राइट? बट आफ्टर कमिंग ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई ट्रांसफर ऑफ फंड्स, इसके बाद से जो मेरा थेफ्ट का लॉस था वो कम हो गया, जो मेरे जाने की टाइम एंड कॉस्ट थी वो सेव हो गई। कैसे? सबसे पहले हम जानते कि ई बैंकिंग को बुकिश लैंग्वेज में क्या बोला गया है। इंटरनेट बैंकिंग, इसमें क्या लिखा है? इंटरनेट बैंकिंग मीन्स एनी यूजर, कोई भी यूजर, मैं, आप, कोई बिजनेसमैन, कोई कंपनी, विद अ पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर एंड अ ब्राउजर कैन गेट कनेक्टेड टू द बैंक। कोई भी जो यूजर है जिसके पास पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है और उसके पास ब्राउजर है जैसे कि क्रोम हो गया, कैन गेट कनेक्टेड टू दी बैंक। बैंक वेबसाइट से वो क्या कर सकता है, अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? इंटरनेट के थ्रू। टू परफॉर्म एनी ऑफ वर्चुअल बैंकिंग फंक्शन, कोई भी वर्चुअल बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए पहले क्या होता था, बैंक में मैं जाती थी, मुझे एफडी करानी है तो मुझे एफडी कराने के लिए एक फॉर्म फिल करना पड़ता था, फॉर्म सबमिट करना पड़ता था। बट नाउ मैं घर पे बैठे बैठे क्या कर सकती हूँ, मोबाइल ऐप खोलने वाली हूँ, मोबाइल ऐप ओपन किया मैंने, उस पर अपना अकाउंट खोला एंड देन मैंने क्या कर दिया, नेट बैंकिंग के थ्रू एफडी बना दी। जो फॉर्म मैं फिजिकली भर रही थी बैंक में जाके, वही फॉर्म जो है वो मुझे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल जाएगा। कहाँ पे? अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप पे। ठीक है, एंड अवेल ऑफ एनी ऑफ बैंक सर्विसेज, कोई भी बैंक सर्विसेज को मैं क्या कर सकती हूँ, नेट बैंकिंग के थ्रू, ई बैंकिंग के थ्रू अपने मोबाइल पे विद इन अ क्लिक अवेल। देयर इज नो ह्यूमन ऑपरेटर, कोई यहाँ पे ह्यूमन ऑपरेटर नहीं होता टू रेस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर। पहले के जमाने में क्या होता था, अगर मुझे कुछ दिक्कतें आ रही है तो मैं कस्टमर केयर पे कॉल करती थी। ऐसी बैंक का जो कस्टमर केयर है उस पर मैं कॉल करती थी तो वो क्या बोलते थे, वेलकम टू एसबीआई ब्रांच, हाउ कैन वी हेल्प यू। हिंदी में बात करने के लिए एक दबाए, इंग्लिश में बात करने के लिए दो दबाए। फिर जैसे एक दबाते थे या दो तो वो बोलते थे, बताइए हम आपकी सेवा में क्या कर सकते हैं। तो फिर वो ऑप्शंस देते थे, फिर उसमें लिखा होता था कि आपको हमारे उच्च अधिकारी से बात करनी है तो चार दबाए। फिर वो बोलते थे, वी आर कनेक्टिंग यू विद आर मैनेजर, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। इस तरीके से होता था, हमें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता था। ठीक है, और कभी कभी तो कॉल ही पिक नहीं करते थे। बट अब क्या हो गया, नेट बैंकिंग के थ्रू ये सब
जो झंझट थे वो खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे नो ह्यूमन इंटरवेंशन है। अब क्या होगा, द बैंक हैज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस दैट इज वेब enabled। अब जो बैंक है, बैंक के पास सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है दैट इज वेब enabled। इसका क्या मतलब हुआ, पहले क्या होता था कि अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मुझे उसी ब्रांच में जाना पड़ेगा जहाँ पे मेरा अकाउंट था, और वो सारा ही काम जितना भी मुझे सर्विसेज लेनी थी, चेक की, कैश विड्रॉवल की, पासबुक को अपडेट कराने की, कुछ भी वो मुझे अपनी ही बैंक ब्रांच से कराना पड़ता था। मान लो मैं कहीं बाहर गई हूँ तो मुझे कैश अपने साथ पहले ही लेके चलना पड़ता था, क्यों? क्योंकि जहाँ मैं गई हूँ वहां पे उस बैंक में जाके मैं पैसे नहीं निकाल सकती थी सेम बैंक की ब्रांच से, ठीक है। बट अब हमारे पास क्या आ गया है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या होता है, इसको हम अब समझते हैं अपनी पावर प्रेजेंटेशन से। तो क्या होता है, मेरे पास एक बैंक है जिसको मैं बोलूंगी हेड ऑफिस, एचओ मतलब हेड ऑफिस। इसके पास क्या है, एक डेटाबेस है, एक ये डब्बा है, सिस्टम है, जिसमें कि वो सारे कस्टमर का डेटा हैंडल करती है। अब जो ये डेटा है ना, डेटाबेस है, इसको एचओ के साथ साथ मेरी जो अदर ब्रांचेस है, अदर ब्रांचेस ऑफ सेम बैंक, मान लो जो एचओ है वो एसबीआई है, हेड ऑफिस एसबीआई है, और इसकी अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह, अलग अलग सिटीज में ब्रांचेस खुली हुई है। बट मान लो मैं दिल्ली में रहती हूँ, एचओ भी दिल्ली में ही है, वहां पे मेरा सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन, एड्रेस, ट्रांजेक्शन, पासबुक सब वहीं से बना है, अकाउंट मैंने वहीं से ओपन कराया है, ठीक है। तो जितनी भी अब इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये डेटाबेस जो है वो सारी ही बैंक की ब्रांचेस जो है एक्सेस कर सकती है। तो अगर मान लो मैं दिल्ली से जयपुर जा रही हूँ, या फिर मैं पहले जयपुर में रहती थी अब दिल्ली आ रही हूँ, तो मुझे अगर पैसे की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो मैं किसी भी ब्रांच में जाऊंगी एसबीआई की, और वहां से कैश विड्रॉ कर लूंगी, या फिर अपनी बैंक पासबुक को अपडेट करा लूंगी, ठीक है। कैसे हो पाया ये, क्योंकि अब जो बैंक ब्रांचेस है वो इस डेटाबेस से कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकती है। कस्टमर की इंफॉर्मेशन कैसे निकालेगी, जस्ट बाय टाइपिंग अकाउंट नंबर ऑफ द अकाउंट होल्डर, ठीक है। तो यहाँ से उसको क्या मिल जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन। एंड अब मैं किसी भी सेम बैंक की ब्रांच से किसी भी जगह अपनी जो सर्विसेज है वो अवेल कर सकती हूँ। तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या हो गया, इट मीन्स ऑल कस्टमर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन वन सेंट्रल सिस्टम, जैसे ये ब्लैक बॉक्स मैंने दिखाया, और सर्विसेज नॉट इन डिफरेंट ब्रांचेस सेपरेटली। दिस हेल्प्स द बैंक एक्सेस योर डेटा। ये क्या हेल्प करेगी कि जो बैंक है आपके डेटा को एक्सेस कर सकती है, उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकती है बाय एनी ब्रांच ऑनलाइन। यानी आपके पास इंटरनेट की जो सर्विसेज है, सर्वर की जो सर्विसेज है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि आप अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन हर एक ब्रांचेस से अवेल कर सकते हैं। अब जो बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग, वो अनेबल हो चुकी है, क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम आ चुका है इन प्लेस। सीबीएस बोलते हैं हम इसको, सीबीएस सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम। सेफर एंड बेटर डेटा मैनेजमेंट, यहाँ पे जो डेटा मैनेजमेंट है वो बहुत सेफ की जाती है, ताकि जो डेटा है कस्टमर का वो लीक ना हो जाए। कभी कभी तुमने न्यूज में केसेस भी सुने होंगे कि फलाना कंपनी का जो डेटा है, कस्टमर डेटा, वो लॉक हो गया है, किसी ने चुरा लिया, एंड अब रैंसमवेयर मांग रहे हैं, यानी फिरौती मांग रहे हैं उस डेटा को फ्री करने के लिए, ठीक है। सेव टाइम फॉर बोथ बैंक्स एंड कस्टमर। अब क्या है कि मुझे बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनों में मुझे नहीं लगना है। अब मैं अपने घर पे बैठ के मोबाइल से सारी सर्विसेज को अवेल कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये था मेरा सेंट्रलाइज डेटाबेस। सेंट्रलाइज डेटाबेस का मतलब एक बैंक के पास जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा जिसमें की सारी इंफॉर्मेशन आएगी अकाउंट होल्डर की, एंड उस इंफॉर्मेशन को जो बैंक की अदर ब्रांचेस है वो भी उसको एक्सेस कर सकती है, एंड अपने कस्टमर को क्या दे सकती है, सर्विसेज। इसके लिए ना एक लाइन यूज होती है, मैं लिखवा देती हूँ।
लाइन ये यूज होती है, नाउ अकाउंट होल्डर इज नॉट अ कस्टमर ऑफ बैंक ब्रांचेस, he or she is now customer to its बैंक। इसका क्या मतलब है कि जो मेरा अकाउंट होल्डर है, अब वो ब्रांच का कस्टमर नहीं है, वो ओवरऑल पूरे बैंक का कस्टमर है। क्यों? क्योंकि अब वो जितनी भी सर्विसेज अपनी खुद की ब्रांच से ले पा रहा था, अब वो जहां भी जाएगा सारी ब्रांचेस से सेम सर्विसेज, सेम स्टैंडर्ड पे, सेम अमाउंट पे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे अवेल कर सकता है। ठीक है। सेंट्रलाइज डेटाबेस, अब इस सेंटेंस को हम पूरा कर लेते हैं। देयर इज नो ह्यूमन ऑपरेटर टू रेस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर। ह्यूमन ऑपरेटर नहीं है, बैंक में जाके मैं बैंक की जो कस्टमर केयर की रिसेप्शन होगी वहां पे जाके मुझे नहीं पूछना, अब सारा काम किस पे हो जाएगा, मोबाइल पे हो जाएगा। द बैंक हैज अ सेंट्रलाइज डेटाबेस दैट इज वेब एनेबल्ड। अब जो सेंट्रलाइज डेटाबेस है वो वेब एनेबल्ड होता है। वेब एनेबल्ड का क्या मतलब है कि web-enabled means bank services can be accessed through the internet using mobile app और वेबसाइट। या तो मेरे पास मोबाइल ऐप होगा या फिर वेबसाइट होगी जिससे कि मैं इंटरनेट का यूज करके ई बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर सकती हूँ। इससे क्या होगा, मैं ट्रांजैक्शन कभी भी कर सकती हूँ, किसी भी जगह कर सकती हूँ। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट को अपनी फीस भरनी थी और उसको अर्जेंटली भरनी थी, 7 बजे भरनी थी, शाम के 7 बजे। ठीक है, बट शाम के 7 बजे जो है बैंक बंद हो जाती है, अब वो कैश विड्रॉ कैसे करे? अगर ई बैंकिंग ना होती तो उसका एडमिशन रुक सकता था, बट ई बैंकिंग की वजह से उसने क्या किया, कॉलेज में खड़े खड़े ही अपनी फीस भर दी बाय यूजिंग ई बैंकिंग। समझ आया? उसके बाद है all the services that the bank has permitted on the internet are displayed on a menu। जितनी भी सर्विसेज एक बैंक आपको परमिट करने वाला है वो आपके मोबाइल ऐप पे शो हो जाएगी। मेन्यू लिस्ट बनी होती है ना कि आपको अकाउंट खुलवाना है, मतलब अकाउंट तो आपका बैंक में ही खुलेगा, देन आपको ई बैंकिंग सर्विसेज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, देन आपके पास ऐप आ जाएगा, फिर उसमें लिखा होगा आपको अपने अकाउंट से कितने पैसे निकालने हैं, या फिर आपने अपने अकाउंट से किसको कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं, आपको एफडी बनानी है क्या, एफडी के ये सारे टाइप्स है। फिर उसके बाद आपको कोई फॉर्म भरना है क्या, कोई लोन आपको सैंक्शन करवाना है क्या, मतलब पूरी लिस्ट बनी होती है सर्विसेज की जो कि एक बैंक देती है। या फिर आपको फॉरेन एक्सचेंज करेंसी को चेंज कराना है क्या। एनी सर्विसेज कैन बी सेलेक्टेड, कोई भी सर्विसेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड फर्दर इंटरेक्शन इज डिक्टेटेड बाय द नेचर ऑफ दी सर्विसेज। अब जिस तरीके की आप सर्विसेज लोगे उस अकॉर्डिंग वो अपनी सर्विसेज को क्या करेंगे, मोल्ड कर लेंगे और आपको कस्टमाइज करके दे देंगे। In this new digital marketplace, bank and financial institutions have started providing services over the internet। अगर इंटरनेट ना होता तो बैंक की सर्विसेज भी ई बैंकिंग में नहीं आ पाती। These type of services provided by the bank on internet called e-banking। जितनी भी सर्विसेज है जो कि एक बैंक देता है इंटरनेट पे उसको हम क्या बोलेंगे, ई बैंकिंग। लोअर्स द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इससे घटेगी। एड्स वैल्यू टू द बैंकिंग रिलेशन, बैंकिंग रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनेगी कस्टमर के साथ। एंड एम्पावर्स कस्टमर्स। ई बैंकिंग इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और बैंकिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ई बैंकिंग क्या है, इसकी फुल फॉर्म लिख दी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके आप बैंकिंग सर्विसेज ले रहे हो, यही लिखा है। एक ही चीज को बार बार घुमा के लिखा है। इसको मैं समरी में कन्वर्ट करा दूंगी, बट फर्स्ट यू हैव टू रीड दी होल स्टफ वंस विद मी। उसके बाद है दस ई बैंकिंग इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय मैनी बैंक दैट अलाउज अ कस्टमर टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन सच एज। अब बैंकिंग ट्रांजेक्शन क्या क्या हो सकती है, मैनेजिंग सेविंग, सेविंग को मैनेज करना, चेकिंग अकाउंट, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, जैसे पेटीएम से आप चेक कर लेते हो ना पेटीएम में क्या क्या सर्विस होती है। आप अपना मेट्रो कार्ड रिचार्ज करा सकते हो, आप अपना मोबाइल रिचार्ज करा सकते हो, आप अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हो, कोचिंग क्लासेस खरीद सकते हो, बैलेंस को चेक कर पाओगे,
ठीक है? और आपकी जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस है उसकी हिस्ट्री बनती जाएगी। तो आप अपनी ट्रांज़ैक्शन को चेक भी कर पाओगे कि आपने किस दिन, किस इंसान को कितने पैसे किस टाइम पे दिए थे और क्यों दिए थे। ठीक है? अप्लाइंग फॉर लोन or paying bills over the internet using a personal computer, mobile, telephone or hand-handled computer, personal digital assistance। ठीक है? तो ये अपने पास क्या थी, ई बैंकिंग का इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट सेशन में हम ई बैंकिंग से रिलेटेड जो ये सर्विसेज ऑफर करते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। द रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ई बैंकिंग, ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे क्योंकि मुझे एक एक टर्म का मीनिंग समझाना पड़ेगा। ठीक है? एटीएम तो वैसे सबको पता है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा डिटेल में करवाने वाली हूँ इस चीज़ को। अगर जिसको रटना है छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन जिसको समझना है और फिर रटना है वो आ जाना नेक्स्ट सेशन में। ठीक है? तो एक बार पहले मैं इसकी समरी बनवा देती हूँ, देन वी विल वाइंड अप दिस सेशन। इंटरनेट बैंकिंग में आप लिख लो नो ह्यूमन, फिर लिखो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, फिर लिखो वेब एनेबल्ड। ये अपने क्या हो गए, कीवर्ड्स हो गए। ठीक है? ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगा, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा और वेब एनेबल्ड होगा। देन उसके बाद आप लिख सकते हैं सर्विस ओवर द इंटरनेट। हालांकि मैं राइडिंग में इस चीज को लिखवा चुकी हूँ, बट अगर आप खुद भी लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक? देन उसके बाद था, ये तुम्हें याद रखना है, इसको ऐसे के ऐसे याद रखना कि दीज टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक ऑन इंटरनेट, कौन कौन सी, जो ये ई बैंकिंग की थी, सेंट्रलाइज डेटाबेस से आप अपना सारा जो इन्फॉर्मेशन है दूसरी ब्रांच से भी ले सकते हो। वो सारी सर्विसेज जब बैंक जो है इंटरनेट पे प्रोवाइड करता है तो ये सब क्या हो जाती है, ई बैंकिंग हो जाती है। और ई बैंकिंग से हमारी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो बचती है, वैल्यू ऐड होती है टू द बैंकिंग रिलेशन एंड एम्पावर्स कस्टमर्स, कस्टमर को और शक्तिशाली बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अब विद इन अ वन क्लिक वो सारी बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, लिस्ट डाउन कर सकते हैं। ठीक है? ये था इसमें। तो ये ऐसे याद रखना, इसकी मैं समरी नहीं बनवाऊंगी, ये ऐसे याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड, ये मैं ऑलरेडी बुलेट में दे चुकी हूँ, तो ये कंजस्टेड नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। तो ई बैंकिंग में हमने क्या सीखा कि सर्विस ओवर द इंटरनेट है, ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं होगा, ये सेंट्रलाइज डेटाबेस से ऑपरेट करती है विच इज़ वेब एनेबल्ड, यानी कि ब्राउज़र, वेबसाइट, मोबाइल ऐप से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब एक बैंक सारी सर्विसेज को इंटरनेट का यूज़ करके वेबसाइट पे देने लगता है सर्विस ओवर द इंटरनेट, तो ये ई बैंकिंग बन जाती है, जिससे कि हमारी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है और बैंकिंग रिलेशन बढ़ते हैं अपने। एंड देन उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि सेविंग को मैनेज करना, अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं हम, बैलेंस देख सकते हैं अपना कितनी क्या ट्रांजैक्शन हुई है, एंड देन हम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और बिल्स भी अपने क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, मंथली बिल्स। ठीक है? फिर उसके बाद रेंज ऑफ सर्विसेज हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे।